हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स, एक आम आदमी के अधिकार, और साथ में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका नाम होता है नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य सरकारों को दिया जाता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारत में इतना अहमियत नहीं दी गई थी, इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया था जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को माना गया था। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को तो हम बोलते थे सोल, आत्मा कहा जाता था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी संविधान का। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में डालना ज़रूरी नहीं माना गया। लेकिन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया संविधान संशोधन करके। तो संविधान में संशोधन करके 1976 में डाला गया। 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में लिया गया है यूएसएसआर से। अब यूएसएसआर से लिया क्यों गया है? क्योंकि जो बड़े लोकतांत्रिक देश थे, जैसे यूएसए था, कनाडा था, फ्रांस था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। मतलब ये भी जो मूल कर्तव्य होते हैं उनको अहमियत नहीं देते थे। फिर सरकार ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई। स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन रखी, उन्होंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो 1976 में एक कमेटी गठित की गई जो रिपोर्ट देगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करने के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत पड़ी थी 1975 से 1977 में। क्यों? क्योंकि आंतरिक इमरजेंसी चल रही थी, अंदर ही युद्ध हो रहा था। तो तब ज़रूरत पड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, आम आदमी के मूल कर्तव्यों की। कमेटी ने बताया कि एक अलग चैप्टर रखना होगा, एक अलग चैप्टर रखना होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जिसको हम अलग चैप्टर कौन सा है वो 51A। तो अलग चैप्टर रखना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर नागरिकों को ये बताया जाए कि कुछ अधिकारों के साथ साथ उनको कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है। तो फंडामेंटल राइट्स तो सबको अपने पता थे, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सबको पता थे। लेकिन मूल कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनको मूल कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। इस चीज़ को सरकार ने स्वागत किया और 42वें संशोधन 1976 में से पारित कर दिया। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसे पारित कर दिया गया। इसमें एक नया पार्ट जोड़ा गया जिसे पार्ट 4A भी कहा जाता है। तो पार्ट 4 का ए पार्ट था ये, और उसमें सिर्फ एक अनुच्छेद होगा, आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, जो कि नया चैप्टर था। अब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं हमारे? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे हैं 11। 2002 में 11वां जोड़ा गया। तो आर्टिकल 51A के तहत पहला कहता है कि संविधान की इज्जत तथा उसके विचारों की, तिरंगा तथा राष्ट्रगान की इज्जत। तो ये तो एक बहुत ही नॉमिनल बेसिक बात है। जो भारत का निवासी है वह अपने संविधान की इज्जत करेगा, तिरंगे की इज्जत करेगा, राष्ट्रगान की इज्जत करेगा। राष्ट्रीय आंदोलनकारी के आदर्शों का पालन। तो जो आंदोलनकारी थे हमारे, उनके आदर्श जो थे, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, इनके आदर्शों का पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। तो भारत की एकता जो है, यूनिटी बनाए रखे, अखंडता जो है उसको टूटने ना दें, उसकी रक्षा करें। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देश की रक्षा करें, जब ज़रूरत पड़े तो देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भाईचारा फैलाएं, धर्म, भाषा, जाति का भेद ना करें, ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जो स्त्रियों के खिलाफ हो। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, लैंग्विस्टिक जो है आपकी भेदभाव ना करें। तो ये जो है बोला गया, और ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जो स्त्रियों के खिलाफ हो। हमारी संस्कृति का महत्व समझें और सहेज कर रखें। तो अपनी संस्कृति जो विरासत है उसे रख के रखें। पर्यावरण, वन, झील, वन्य जीव की रक्षा करें तथा दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञान तथा सुधार की भावना रखें। तो अपने आप को इंटेलेक्चुअली जो है दिमाग से मजबूत बनाएं। सार्वजनिक संपत्ति, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है आपकी, की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। तो पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें, तोड़ फोड़ ना करें, और जो हिंसा है उससे दूर रहें। हर समय व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर राष्ट्र को बढ़ाने में मदद करें।
तो राष्ट्र को बढ़ाने में मदद करें, चाहे वो व्यक्तिगत हो, अकेले हो या फिर सामूहिक तौर पर हो। सामूहिक तौर पर मतलब लोगों के साथ। 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो इस जो 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था, वह 86 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो इसे तब जोड़ा गया। अब बात करते हैं विशेषताओं की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की विशेषताओं की। इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तथा कुछ नागरिक कर्तव्य हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श का पालन करना। तो ये तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि जो आपके स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके आदर्शों का पालन करना एक नैतिक दायित्व है। परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। तो नागरिक कर्तव्य है आपके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। दूसरा पॉइंट है, ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। तो क्या है, ये भारतीय परंपरा से, पौराणिक कथाओं से, धर्म से और पद्धतियों से संबंधित है। इसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की विशेषता, मूल अधिकार विदेशी या भारतीय सबके लिए हैं। तो आपको ये पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एक विदेशी के लिए भी होते हैं और एक भारतीय इंसान के लिए भी होते हैं, परंतु मूल कर्तव्य सिर्फ भारतीयों के लिए होते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म ना करी जाए, संविधान की आप इज्जत करें, ये सिर्फ भारतीयों के लिए होता है। डीपीएसपी की तरह यह भी गैर न्यायोचित है। आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्यायोचित है, मतलब आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपी एक दिशा निर्देश है राज्य सरकार के लिए, तो वो क्या है, गैर न्यायोचित हैं, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी गैर न्यायोचित हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म में कर्तव्य पूर्ण नहीं है, जैसे कि कुछ अन्य कर्तव्य नहीं जोड़े गए, जैसे कि मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि। तो क्या है, इसके कर्तव्यों को पूर्ण नहीं कहा गया। जैसे कुछ अन्य कर्तव्य नहीं जोड़े गए कि मतदान करने का अधिकार, कर अदायगी, इनकम टैक्स देने का अधिकार, परिवार नियोजन जो आपकी जो जनसंख्या है उस पर काबू करने का। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा था, कुछ कर्तव्य आम नागरिकों के लिए समझने में कठिन है, जैसे उच्च आदर्श। अब उच्च आदर्श क्या होता है वो आम नागरिक को नहीं पता। सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो यह चीज़ें जो है उनको नहीं पता होती। फिर तीसरा पॉइंट है, गैर न्यायोचित होने के कारण आलोचना हुई। अब गैर न्यायोचित होने के कारण क्या था कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। इसीलिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो बोल दिया था कि मूल कर्तव्य जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं न निभाने पर दंड तथा सजा की सिफारिश करी थी, लेकिन इसको माना नहीं गया। उसके बाद आलोचकों ने कहा कि इन्हें भाग 4A में रखने से मूल कर्तव्यों के महत्व को कम करती है। अब उन्होंने कहा था कि आप इसको एक अलग ही पार्ट में रखिए, आप फंडामेंटल राइट्स के बाद रखिए मूल अधिकार, डीपीएसपी के बाद इनकी जो है महत्वता कम हो जाती है, लेकिन इसको नहीं माना गया। तो एक आलोचना थी, क्रिटिसिज्म थे ये 4 पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, महत्वता की। तो यह आम नागरिकों को याद दिलाता है कि मूल अधिकारों को जैसे अहमियत देते हैं वैसे ही मूल कर्तव्यों को दें। तो आम नागरिक क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो उनको अच्छे से याद रहते हैं, उनके मूल अधिकार, लेकिन जो उनके मूल कर्तव्य हैं उनको भूल जाते हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी तथा देश विरोधी गतिविधियों जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना के खिलाफ चेतावनी का रूप है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह अनुशासन तथा प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट है, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए गए हैं, तो इसमें से किसी का पूर्ण ना होने पर संसद उन्हें दंड दे सकता है। उसके बाद वर्मा कमेटी आती है जो कि 1999 में बनाई जाती है, जो कि अपने अधिनियम लाती है सजा के रूप में। तो यह बताती है कि यह राष्ट्र के गौरव के अपमान का निवारण करती है, जैसे कि राष्ट्र ध्वज को जलाना या उसका अनादर करना। दूसरा पॉइंट बोलती है आपराधिक कानून जैसे कि मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि का विभेद फैलाना वाले को दंड की व्यवस्था करना। तीसरा पॉइंट बोलता है इंडियन पीनल कोड के तहत राष्ट्रीय अखंडता को तोड़ने वाला काम दंडनीय है।
चौथा पॉइंट बोलता है किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा फैला रहा हो तो उसके संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। पांचवा कहता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्टाचार में सम्मिलित धर्म के आधार पर वोट, धर्म जाति पर विभेद पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो जो इलेक्शन में खड़े होते हैं अगर वो धर्म जाति के आधार पर वोट मांगते हैं तो उनका जो है इलेक्शन कैंसिल कर सकते हैं। वन्य जीव, दुर्लभ तथा लुप्त होने वाले प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध, तो दुर्लभ जीव जो होते हैं उनके व्यापार पर भी प्रतिबंध करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कटाई एवं कब्जा अवैध तथा रोक लगाता है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आप पेड़ों को काट नहीं सकते, ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकते, इस पर यह रोक लगाता है। तो गाइस यह था आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।